वेलकम बैक जी। सजाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, मारिया सुल्तान साहिबा ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग हकीकत में एक ऐसा ज़रूरी एलिमेंट है इस वक्त दुनिया भर के लिए, यकीनन जिसकी बात हमने शुरू की थी कि सीखना, सीखने के अमल से गुजरना, तालिबान की जो चेंज स्ट्रेटजी है वो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ जो सूरत हाल जंगें लड़ी गई हैं इस वक्त दुनिया में, और वहाँ की सूरत हाल देख के ख़ास तौर पर अमरीका जिनमें इन्वॉल्व रहा है, तो शायद उन्होंने कोई तब्दीली। कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद एंगेजमेंट्स, ये कितना ज़रूरी होगा जिसका जिक्र उन्होंने किया? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बात यह है कि हम प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा था कि इंसान दोस्त बदल सकता है, अपनी मर्ज़ी, पड़ोसी नहीं बदल सकता। अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान का अमन है। अगर पुरअमन अफ़गानिस्तान होगा तो खुशहाल अफ़गानिस्तान होगा तो वो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर अफ़गानिस्तान में कोई खून रजी होती है, कोई खाना जंगी होती है, तो पाकिस्तान ने पहले भी बहुत मुश्किलात देखी हैं। आपने देखा होगा कि हमने कितने मतलब उसके खौफनाक नताइज भुगते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर हवाले से हमने अपने मफादात देखने जी, अपने मुल्क के मफादात देखने, अपने कौम के मफादात देखने, और हमने अपने मफादात का जो एक दायरा कार है उसमें रहते हुए अफ़गान हुकूमत से मामला तय करने हैं। हमारे ये मफाद में है कि हम तालिबान से बात करें। दुनिया कर रही है तालिबान देखें, अमेरिका कर रहा है, अमेरिका तो निकल गया वहाँ से, फिर उसके बाद तालिबान जो हैं वो आपको पता है उनका एक डेलीगेशन है ईरान में गया, फिर उनका एक डेलीगेशन जो है वो चाइना में गया, वहाँ बात कर रहा है, रशिया में बात कर रहा है, और वो मुल्क सारे इनसे बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। और ये खित्ते के जो अहम मुल्क हैं जिसमें ईरान है, चाइना है, रशिया है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है खित्ते के अहम मुल्क हैं, और पाकिस्तान को भी इनके साथ मिलकर कोई मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उससे देखना चाहिए कि ये ममालिक वहाँ क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमारे ताल्लुकात पहले भी तालिबान से जन बाबर के ज़माने में बहुत अच्छे रहे हैं, अब उनको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम वहाँ फिर अपने लिए कोई दुश्मन पाल लें और हमारे ख़िलाफ़ यहाँ फिर वो कार्रवाइयाँ हों, फिर एक मसाइल पैदा हों। उससे बेहतर है कि हमें वहाँ ताल्लुकात जो है बनाने चाहिए, और दूसरा ये देखना चाहिए कि वहाँ की आवाम जो है वो किसे मुंतखब करती है, किसे पसंद करती है। देखें, आपने ख़ुद ये कहा कि अगर अवाम उनके साथ होती, डॉक्टर मारिया ने कहा और राहिद ख़ान ने कहा कि भाई वो तो एक बैग उठा के चला गया ना डॉक्टर अशरफ गनी जो है, अवाम तो नहीं थी उसके साथ। तालिबान के अवाम ने पसंद किया, वेलकम किया, और वो खामोशी से आए। कोई बड़ी कत्लो गारत नहीं हुई, कोई खून रेजी नहीं हुई। जिस तरह एक कंसेप्ट था कि वो आएंगे और पता नहीं क्या होगा, फिर ख़वातीन के हवाले से बहुत खौफ था, वो सारा ख़त्म हो गया है। उन्होंने एक बदले हुए लोग आए हैं, और ताकत उनके पास है, अख्तियार उनके पास है। फिर अमेरिका जो असला वहाँ छोड़ के गया वो उन्होंने अपने काबू में ले लिया, गाड़ियाँ उनके पास आ गई हैं। तो इस बात भी है सर जी, वो भी है। तो इसमें ये बात उम्मीद की जा सकती है कि अब तालिबान वो वाली गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने माजी में की है, और तालिबान की लीडरशिप ये कोशिश करेगी कि पूरी दुनिया के साथ हम चलें। वहाँ चाइना जो है वो, चाइना की बहुत दिलचस्पी है, चाइना वहाँ मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। वन रोड का जो उनका प्रोजेक्ट है वो वहाँ करना चाहता है, और CPEC के हवाले से वो बहुत सारे मुल्कों को शामिल करना चाहता है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। जिस तरह आप देखें कि अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद बहुत बड़ी सरमायाकारी चाइना ने ईरान में की है, तो इसी तरह वो अब उनसे तेल खरीद रहा है, इसी तरह वो अफ़गानिस्तान को भी करना चाहता है। तो अगर चाइना कर रहा है तो पाकिस्तान को भी अपने मफादात देखने होंगे कि हमारे क्या मफादात हैं। देखें, बात ये है कि दूर के रिश्तेदार से जो करीब का पड़ोसी होता है ना, वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। सर ये बताएं, जो आप ये बात कर रहे हैं, इसी के तनाजुर में एक लंबा टेन्योर हो गया सदर जो बाइडन को आए, तालिबान के मामलात में, तमाम तर चीज़ों में ज़ल्म खलीलज़ाद का किरदार हमने देखा और लोगों का देखा, लेकिन सदर जो बाइडन से अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई बात नहीं हुई। जिस तरह से सदर ट्रंप थे, वज़ीर आज़म वहाँ गए भी, उन्होंने वेलकम भी किया, बात भी की, फिर उनके बड़े हौसला अफजा एक बयानात भी आए कि इमरान खान हमारा दोस्त हैं, और मैं बड़ी अच्छी माहौल में गुफ्तगू हुई। ये भी कहा गया कि शायद सदर ट्रंप यहाँ पे विज़िट भी कर लें। लेकिन जो बाइडन जो कि बड़े लिबरल लगते थे, उनका थोड़ा मामला इस तरफ रिजिड क्यों है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि अमेरिकन की अपनी पॉलिसी हैं, उनके अपने प्रोग्राम हैं, और वो अपने प्रोग्राम और अपने एजेंडे के मुताबिक चीज़ें आगे चलाते हैं।
मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर अब उनके वज़ीर ख़ारजा ने तो बात की हमारे वज़ीर ख़ारजा से, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत जो कुर्बानियाँ दी, जिसका मतलब हिलरी क्लिंटन ने भी एतराफ़ किया और भी बहुत सारों ने किया, वो अमेरिका कहीं भूलता जा रहा है। हमने अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जहाद लड़ा, हमारी वजह से ही रूस को शिकस्त हुई ना, सोवियत यूनियन को जो अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई वो हमारी वजह से हुई। हम फ्रंट लाइन पे थे, हमने जहाद किया, हमने जिहादी मुजाहिदीन तैयार किए, हमने अमेरिका के लिए कुर्बानी दी। इज़हार कर चुके हैं हमीद गुल साहब एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा वो कह चुके हैं, बल्कि हमीद गुल साहब के तो कई मैंने इंटरव्यूज़ किए, वो अक्सर ये कहा करते थे कि जिहादी सोच पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करती है, तो वो ये सारी बहुत क्रेडिट लेते थे इस बात का। तो मैं ये समझता हूँ हमारे साथ दुनिया ने अच्छा नहीं किया, अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, हमें वो छोड़ के चले गए। जब सोवियत यूनियन यहाँ से गई, फ़ौज चली गई जिनेवा अकॉर्ड के बाद, तो उसके बाद अमेरिकन ने भी आंखें बंद कर ली, अमेरिकन ने हमारी तरफ नहीं देखा। फिर उसके बाद जब 9/11 हुआ, आपने इतना सारे डिटेल और एक एक आपने ये, इसमें जो आपका तनाजुर है, इंडियन क्या स्टेक था अफ़गानिस्तान में? ज़बरदस्ती का था, पाकिस्तान की तबाही का था, लेकिन पाकिस्तान का हकीकी मानों में स्टेक है अफ़गानिस्तान में। अब इस डायलॉग की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, फिर भी अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, पहले तो अफ़गानिस्तान के हवाले से इंडिया का हमारा मुआवजा नहीं है। हमारे ताल्लुकात हैं उनसे, मतलब अफ़गानिस्तान में जो फैमिलियाँ रहती हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, बहुत सारे उनके जो लीडर्स हैं वो जहाद को पनाह हमने दी है, इंडिया ने नहीं दी। जो बड़े लीडर्स हैं उनके जो मतलब अजीज़ व कारब हैं, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में रहती हैं। मोहम्मद करज़ई साहब की फैमिली यहाँ रहती रही है, वो ख़ुद यहाँ रहते रहे हैं। लेकिन जो बात अब वहाँ हमारे ख़िलाफ़ जो उन्होंने सारी प्लान की, इंडिया की ये कोशिश थी कि वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, और जहाँ उसका हाथ पड़ा उसने किया। लाहौर धमाका हुआ है तो उसकी इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई, तो पता ये चला कि उस इंक्वायरी में सारी चीज़ें सामने आई कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, अफ़गानिस्तान के लोग इस्तेमाल किए। और पीछे इसी तरह धांसू का जो वाक़या हुआ, धांसू डैम में जो वो बस जा रही थी, उसमें आप देख लें कि उसमें भी जो है किसी न किसी तरह इंडिया मुलव्वस था। अब सारी चीज़ें आई, वज़ीर दाखिला ने बहुत डिटेल से इस पर बात की। तो इसी तरह वो इंडिया जो वहाँ कार्ड्स लगा रहा था, इंडिया जो वहाँ सारी सरमायाकारी कर रहा था, वो इंडिया की सारी पाकिस्तान दुश्मनी के लिए जो कोशिशें थी वो नाकाम और नामुराद हो गई हैं, उनके सारे अज़ाइम खाक में मिल गए हैं। अब वो मेरे ख्याल में, जैसे तालिबान लीडरशिप ने भी ये भी कहा है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये जो बात उन्होंने की है ना, ये मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। इंडिया की जो हम, क्योंकि आपको पता है CPEC की वजह से हमारे पे बहुत तनकीद हो रही थी, और इससे चाइना की वजह से अमेरिकन हमारे साथ खुश नहीं थे, इसीलिए मेरे ख्याल इसी वजह से वो इंडियंस को ज़्यादा ज़रा अहमियत दे रहे हैं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, हालांकि जो बाइडेन को बात करनी चाहिए थी, ये जाने से पहले बताना चाहिए था कि ये प्लान है, ये इस तरह हमने जाना है, लेकिन वो खामोशी से चले गए बगैर कुछ बताए। ये मतलब कोई उसके रिजल्ट को अच्छे नहीं निकले, मतलब उनके लिए लोग देखें कितने परेशान हो गए। पूरी दुनिया में अमेरिका को हार को वो शिकस्त हो गई है अमेरिका को, इसमें कोई दो राय नहीं, अमेरिका को शिकस्त हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर जो बाइडेन बात कर लेते तो कोई ये बात नहीं था कि कोई पाकिस्तान ने बहुत ऊपर हो जाना था उसकी एक टेलीफोन का मसला लग रहा। लेकिन उन्होंने ना करके मतलब कोई इतना ज़्यादा बड़ा भी कारनामा भी अंजाम नहीं दिया। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। हमने पहले भी बहुत सारी मुश्किलात फेस की हैं, अब भी अगर कोई आएंगे तो हम बतौर कौम हम फेस कर लेंगे। एक चीज़ जो आपकी तमाम तरह आज की बात, यहाँ हमारे जो गेस्ट थे आज पैनलिस्ट, सर पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो कश्मीर का मसला होता या फिर अब अफ़गानिस्तान का तो रीसेंट मसला है, हमारे सामने है, हमारे सरों पे पड़ा है। अभी भी पॉलिसी मेकिंग क्या गवर्नमेंट सोलो फ्लाइट पे करेगी? क्योंकि मैं अपोजिशन का रोल ख़ुद भी नहीं देख रहा, बयानबाजी तो देख रहा हूँ, बिलावल की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी एक तरफ बयानबाजी चल रही, लेकिन रोल नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत को ज़रा ठंडे दिल से सोचना होगा। तालिबान के वहाँ आने, उनके इक़्तिदार बनने, उनकी हुकूमत बनने
और उनका अफ़गानिस्तान में जो है पूरा कब्ज़ा हो जाना, उसके बाद मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपनी खारजा पॉलिसी को पार्लियामेंट में लाना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके सामने रखना चाहिए और वहाँ डिस्कस करनी चाहिए कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है इसमें क्या क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या क्या ऐसी नाकामियाँ हमसे जो हमें देखी जा रही हैं या हमें जो परेशानियाँ आ रही हैं, उसमें क्या क्या तब्दीली लानी चाहिए। अब खारजा पॉलिसी को हमें तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट इस पर भी करें कि जो इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान को उसमें मदऊ नहीं किया गया, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी और ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो यहाँ भी आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म को शाह महमूद कुरैशी साहब से बात पूछनी चाहिए थी कि क्यों पाकिस्तान बाहर है, जब इंडिया को वो गैर मुस्तकिल सीट मिल रही थी तब भी हमने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें उसी वक्त ही सामने आ सकेंगी जब हम अपनी खारजा पॉलिसी पर बहस शुरू करें, हम अपने पार्लियामेंट में लाएँ और हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें वज़ीर ख़ारजा आके बताएँ कि हुकूमत जो है ये खारजा पॉलिसी थी, अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहती है, इसमें नज़रसानी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ सफ़ारतकार हैं हमारे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है सफ़ारतकारी में गुजार दी है, मुख्तलिफ़ एम्बेसडर जो हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, नहीं जो पॉलिटिशियंस भी हैं और एम्बेसडर भी जो हैं, उनसे मैंने बहुत गुफ्तगू की इस सूरत हाल पर, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत तब्दीलें लानी हैं, ये वक्त का तकाज़ा है। सर माज़रत, वक्त की कमी है, वक्त के तकाज़े के साथ वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया अब तक के लिए, इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक जी। सजाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद है। सजाद साहब, जाहिद खान साहब ने जो कुछ आपने भी सवालात किए, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी, बड़ा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर एक अपना स्टांस भी जाहिर किया। एक वो चीज़ सर जिसका आपने जिक्र किया था उस पर बात हो गई। एक दूसरी चीज़ ये कि जब जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है वहाँ पर, उसके बाद मेरा दोबारा सवाल आपसे भी यही, तो क्या इस पर बात करनी चाहिए पाकिस्तान को कि उन लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। हमारे बच्चों के कातिल जो हैं वो वहाँ हैं, जो स्कूल पर APS का जो स्कूल है वहाँ पर हमारे बच्चों का जो कत्लेआम हुआ और उस कत्ल में जो मुलव्वस लोग थे वो वहाँ पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन कातलों को कम अज़ कम अगर वो हमारे हवाले नहीं करते तो उनको सज़ा वो ज़रूर दें, उनको रिहा ना करें। इसी तरह जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी रहनुमा का नाम ले रहे थे अभी जाहिद खान साहब, कि वहाँ पर वो जेल में थे, उनको भी रिहा कर दिया गया। तो इस तरह तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं। तरीन साहब, डॉक्टर साहिबा, ये तालिबान के आने के बाद कुछ टाइम के लिए एक बड़ा खौफ सा था, अब तो सूरत हाल ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल होती जा रही है, तो क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगी या इसमें कोई तब्दीली भी आएगी? देखिए, हमें बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए और आप उम्मीद रखते हैं कि अफगानिस्तान को अमन रहेगा, क्योंकि ये खित्ते के लिए और बिलखुसूस अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है कि अफगानिस्तान में अमन कायम रहे। जाहिर है इस अमन को कायम करने के लिए दुनिया को एक फैसला करना होगा और फैसला ये है कि क्या वो अफगानिस्तान के अमन में फरीक बनेंगे या नहीं। और फरीक बनने का एक वाहिद रास्ता ये है कि आप उनके साथ एंगेज करें, उनकी मावनत करें, ताकि जिस सतह के ऊपर अफगान हुकूमत काम कर रही थी कम अज कम तालिबान की हुकूमत उस सतह के ऊपर काम करे और अफगानिस्तान जो है आगे तरक्की की मंजिलें अबूर करे और तय करे, ताकि इस खित्ते के अंदर अमन आए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी कि बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स हैं इस वक्त हमारे खित्ते के। हमारा वन बेल्ट वन रोड जुड़ा है, CPEC जुड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया है, फिर चाइना और रशिया का बढ़ता असर रसूख है इस वक्त अफगानिस्तान में। अमेरिका एक जानिब खुश नहीं है, ज़ाहिर है ना वो चाइना से खुश होगा ना रशिया से होगा। आज बयानबाजी भी देखी गई दोनों तरफ से, चाइना ने भी अमेरिका के हवाले से बात की और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने बड़ा वाज़े चाइना और रशिया पर बात की। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका और चीन के दरमियान और रूस के दरमियान एक ताकत की तवाज़ुन की जंग तो है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जंग वो इस खित्ते से बाहर जाके कहीं और जाके लड़े,
क्योंकि अफगानियों ने बहुत अरसे तक बैनुल-अक़वामी इस जो जंग का खमियाजा भुगता है। आज की बात नहीं है, कितने साल गुजर गए, कितने दहाई गुजर गए जहां अफगान खून ने, पाकिस्तानी खून ने आपने कीमत अदा की बैनुल-अक़वामी सलामती की। इसलिए इस वक्त लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमन को कायम करने के लिए उसकी मुआवनत करें, क्योंकि हकीकत यह है कि एक तरफ तो करंट अफगान हुकूमत है जो अफगान सूरत हाल है। अफगान सूरत हाल में क्या है, आपके पास मंशियात जो है इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से निकल रही है, तकरीबन $1 ट्रिलियन सालाना। इस वक्त नेटो और अमेरिकन अफवाज का जो असला है वहाँ मौजूद है। इसके अलावा वहाँ दहशतगर्द ग्रोह मौजूद है। अब अगर आप चाहते हैं कि जितने भी जो मनफी मुहर्रिकात हैं अफगानिस्तान के ये कम हो, तो फिर आपको मस्बत तरीके से अफगान हुकूमत के साथ तालिबान की सरवाई में एंगेज करना होगा ताकि वो मजबूत हों, ताकि उनकी जो दारोमदार है इन चीज़ों से हटकर तजारत की तरफ जाए, सीपैक की तरफ जाए, बैनुल-अक़वामी तजारत के साथ साथ डेवलपमेंट की तरफ जाए। और अगर अमन कायम रहता है तो खित्ते के लिए बेहतर है। यही वजह है कि इस वक्त खित्ते की तमाम ताकतें पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस उनके सफारत खाने मौजूद हैं और उनके सफारत खाने काम कर रहे हैं। और अभी भी तालिबान ने बड़े तहम्मुल का और बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है। तो हमें जो है हक की बात करनी चाहिए, और हक की बात यह है कि अफगानिस्तान में अमन की जरूरत है और उसके लिए इलाकाई ताकतों को और दुनिया को अपना दिल बड़ा करना होगा। डॉक्टर साहब, अमेरिकन जिस तरह वहां से निकले हैं अफगानिस्तान से, क्या ये दुरुस्त तरीका था या किसी और कोई और अंदाज भी अपनाया जा सकता था? देखिए, तरीकाकार तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अमेरिका को जो अमेरिकन सदर हैं जो बाइडन साहब, इनको जो पहले अमेरिकी सदर हैं उनकी बात को मनोअन मान लेना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने माहिदा कर दिया था कि 5 मई से पहले अमेरिका के तमाम फौजी जो है अफगानिस्तान से इनखला कर जाएंगे या वहां से चले जाएंगे, और अमेरिका इसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान ने इसमें मरी प्रोसेस किया, पाकिस्तान ने लाहौर प्रोसेस किया। हमने पूरी कोशिश की कि तालिबान का अमेरिका के साथ जो है रवाबत को बेहतर किया जाए और इसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग भी हो। लेकिन जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट गनी साहब की पुष्पनाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी अशरफ गनी साहब इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए तैयार, क्योंकि वो नाराज हैं। इस नाराजगी का खुमियाजा क्या हुआ? इसका खुमियाजा ये हुआ कि अमेरिका बाद रुस्वा होकर अफगानिस्तान से निकला। इसका खुमियाजा ये निकला कि ना वो अपने हवालियों को लेके जा सकते और अशरफ गनी साहब भी अकेले जहाज में गए, सवाए अपने देशों की जिसको साथ लेके गए। कोई अफगान लीडर आप मुझे बताएं, अक़लियती लीडर उसके साथ था या नहीं, और उनके लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। अगर वो अफगान लोगों की नुमाइंदगी करते, अफगान अक़लियतों की नुमाइंदगी करते, अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो ये किस तरह की रवानगी थी जिसमें वो खुद हैं और प्लस उनके 2 लोग और। तो ये बात वाज़ेह है कि ये बहुत बुरी जो है तारीख रकम की है अमेरिकन सदर ने, और अगर वो थोड़ा बेहतर तरीके से करते तो अफगानिस्तान में ये मुंतकली है इक़्तिदार बेहतर होती और अफगानिस्तान एक बेहतर तरक्की की राह पे जरा तेजी से। डॉक्टर मारिया, ये पाकिस्तान में जो लोग मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो वहाँ पर जेलों में थे और उन पर दरवाजे खोल दिए गए, उनको रिहा कर दिया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हमें चीज़ों को उनके पस मंजर और कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। जिन लोगों को रहा किया गया, ये एक शर्त में से था कि 5000 जो तालिबान हैं उनको, जो फाइटर्स हैं उनको छोड़ना जरूरी था। अमेरिका को ये शराइत में से था कि उसने अमेरिकन अफवाज के इनकलाब के साथ ही करना है। अफगान हुकूमत ने इस शिक के ऊपर कहा कि वो ये शिक पूरी करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, इसमें दहशतगर्द जरूर है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड थी उसके मुताबिक वो उन दहशतगर्दों को छुड़वाने नहीं गए थे, वो दहशतगर्दों को छुड़वाने गए थे जो उनके लिहाज से अमेरिका ने तायन किए थे अफगान जंगजू। तो आपने ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं था, ये उनके अपने जंगजू थे जिनको वो निकालते, उसके साथ कुछ लोग आपके दहशतगर्द निकले। अब मसला है कि आप अगर अफगान हुकूमत से बात नहीं करते, आप कोई मस्बत रवैया नहीं अख्तियार करते, तो आप इन दहशतगर्दों के लिए कोर्ट से एंगेजमेंट प्रोसेस करें। आप क्या वहाँ जंग जाके लड़ेंगे और जंग जाके लोगों को खत्म करेंगे? दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है वो आपको बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट के जरिए काम कर रहा था और लोगों की पीछे से पैसों से और बाकी चीजों से पुष्ट बनाई थी। इसलिए अगर आप इन सारी चीजों के लिए एंगेजमेंट अगर आप नहीं करते तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इसके अंदर एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फैशन में आगे जा सके। इस वक्त पाकिस्तान का अफगान हुकूमत को तस्लीम करना, अफगानिस्तान में
तालिबान की सरबराही में एक कलीदी किरदार अदा करेगा कि हम इस खित्ते में अमन किस तरह चाहते हैं और उसके लिए हम क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर नहीं करते तो बहुत सारे मुज़म्मरात का जवाब की तरफ आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद एलिमेंट्स या चंद ममालिक जो हैं उनका थोड़ा स्टांस पॉजिटिव है, जैसा कि हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, रशिया का और चाइना का, जो बड़े ममालिक हैं। इस वक्त पाकिस्तान का किरदार एक तरफ, और फिर जो TTP है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान रही, उसने दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की, क्या उसको डिसोन करना पड़ेगा उन तालिबान को जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो हुकूमत फॉर्म कर लेते हैं, या फिर उसका कोई और तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा, चूँकि ये जो तहरीक तालिबान है ये तो इंडियन फंडेड रही है? देखिए, पहली बात है कि हमें जैसे कहते हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ से फैसले करने चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि तालिबान का हदफ जो है काबुल था, और वो उनका हदफ था कि वहाँ जो काबिल बाहर की फौज है वो मुल्क छोड़ के जाए। उसके लिए उन्होंने तमाम तगोदो की। उस तगोदो के अंदर उनके पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इसके साथ आइसिस, अलकायदा, ये जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, इनके खिलाफ एक और महाजराई करते, उनके साथ शुरू करते, या वो अफगानिस्तान को वापस रिक्लेम करते। अच्छा फैसला या बुरा फैसला, उन्होंने ये फैसला ये किया कि वो उन्होंने जो जिस नतीजे पर जंग शुरू की थी कि अफगानिस्तान को बैरूनी अफवाज से पाक किया जाए, वो उस पर कायम हुए। उन्होंने कहा जी हमारा नोशन ऑफ विक्ट्री ये है, हमारे लिए जीत ये होगी। दूसरा, काबुल के अंदर मुंतकिली इक़्तिदार, उसके लिए उन्होंने काम किया। अब मसला है और असल चैलेंज ये है कि इन दहशतगर्द गिरोहों के बारे में क्या होगा। इन्होंने बैनुल-अक़वामी गारंटी दी इस पीस प्रोसेस के अंदर, इस पीस डील के अंदर, कि अफगानिस्तान की सरजमीन बैरूनी या इलाकाई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब जब वो ये गारंटी दे चुके हैं तो इस गारंटी के बदले में आप पे हक पर जाने दें कि आप उनकी मदद करें ताकि अफगान रियासत चलना शुरू हो। जब अफगान रियासत चलेगी तो आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई इंगेजमेंट कर सकेंगे और आप इन लोगों को किसी कैसे कदार तक पहुँचा सकेंगे। लेकिन अगर आप ना उनकी माशी तौर पर मामलत करते हैं, ना आप उनकी सियासी तौर पर मामलत करते हैं, और ना ही आप उनकी सरहदें मुस्तहकम करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर मंशियात, दहशतगर्दी और बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसी जो अफगानिस्तान में पहले भी काम कर रही थी, इसके बाद दोबारा जंग पकड़ेंगी और एक नई अफगान जंग शुरू होगी जिसके अंदर अंदरूनी खाना जंगी हकीकत बन जाएगी। इसलिए अगर हम अफगानिस्तान में अंदरूनी खाना जंगी को रोकना चाहते हैं तो फिर हमें जो है ना सिर्फ उनकी हुकूमत के साथ ताउन करना है, बल्कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपके पास बहुत सारे अफगान हैं जो पाकिस्तान में हैं, जिनमें जो अफगान हैं और जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बाकी जगह से पढ़े हैं, ये लोग वापस जाएं, अपना मुल्क जो है उसको बेहतर करेंगे। यानी पढ़े लिखे लोगों की वापसी से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेता हूँ तरीन साहब, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी बात करूँगा आपसे भी, इस पर जो बात डॉक्टर साहिबा ने कही है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7, मेरे साथ मौजूद है सजाद तरीन साहब। इस प्रोग्राम का हिस्सा सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से सच टेलीविज़न के। बहुत सारी चीज़ें तरीन साहब 2-3 दिन से बदलती सूरत हाल थी, अब मुझे लगता है कि सूरत हाल मुकम्मल बदल चुकी है। मेरा ख्याल है थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ज़बीउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और 20 साल के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को पहुंच रहे हैं काबुल। बड़ी डेवलपमेंट है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की उनके काबुल आने से पहले। ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। फिर जो बाइडन ने एक लंबा चौड़ा पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने यही बात की, आवाम से भी पब्लिक ब्रीफिंग थी कि अफ़गान फोर्सेस ने लड़ना था, अफ़गान फोर्सेस ज़िम्मेदार थी। अशरफ गनी हमें कहते रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम उन्हें कहते रहे हैं कि मामला टेबल पे हल कर लें। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा ज़रा स्टेप बाय स्टेप इस पर आगे बढ़ते हैं। पहले तो सर, अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या अख़ज़ करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? मैं ये समझता हूँ कि तालिबान ने अभी तक जो इक़दाम किए हैं, और उनके आने से पहले जो खौफ था, एक लोगों में खौफ पाया जा रहा था, और वो लोग जो जहाज़ को लिपक कर और जा रहे थे अमेरिका के साथ, वो खौफ की एक अलामत थी। मैं समझता हूँ आज तक उन्होंने जो इक़दाम किए हैं और जिस तरह उन्होंने
तमाम लोगों को, अफ़गानिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को ये कहा है कि उनके फ़िरके के मुताबिक उनके तमाम जो अक़लियतों को भी, तमाम लोगों को हकूक़ पूरे दिए जाएंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, किसी पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, सब लोग काम करें। और फिर दूसरी बात जो ख़वातीन के लिए भी उन्होंने कहा है कि ख़वातीन जो हैं वो भी अपना काम जारी रखें, और वो वापसी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आज जो ख़बरें आ रही थी, जो इतलात आ रही थी, उसमें काफ़ी सारी जो काबुल की मार्केटें हैं वो भी खुल गई हैं, लोगों ने कारोबार भी शुरू कर दिए। तो वो जो एक खौफ समझा जा रहा था ना कि भाई तालिबान आएंगे तो वो पहले की तरह लोगों की गर्दनें उतार देंगे, फुटबॉल खेलेंगे गर्दनों से, और इस तरह की जो सूरत हाल है वो वाली बात नहीं हुई। ये बहुत तब्दील शुदा तालिबान है और इन तालिबान ने अपनी पॉलिसी एक बदली है। उन्होंने मैं जंगों से सीखा है, कुछ दुनिया के हालात से सीखा है, या इस वक्त ये ज़रूरत है वक्त की कि उन्हें दुनिया के साथ चलना हो? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो तालिबान लीडरशिप है, इसने 9/11 के बाद जो इनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह इनको निकाला गया और फिर जैसे कत्लो गारत हुई, इन्होंने फिर अपनी पॉलिसियों पर यकीनन बैठ के गौर तो ज़रूर किया होगा कि आखिर क्या वजह हुई, दुनिया हमारे ख़िलाफ़ क्यों हुई दुनिया में, और फिर जो अफ़गानिस्तान में बसने वाले अवाम हैं वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों थे। ये सारी पॉलिसियों को देख के तो उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि पूरी दुनिया के साथ चलना है। देखें जी, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो तनहा कहीं नहीं चल सकता, तनहा कुछ नहीं कर सकता। और फिर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसकी सूरत हाल 40 साल जंग में वो कौम रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि माज़रत के साथ मरकज़ी तर्जुमान जाहिद खान साहब ANP के हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उनसे भी आप बात कर लें इसी पर। जाहिद खान साहब, तालिबान तो बहुत बदले हुए आए हैं। उन्होंने ख़वातीन को भी कहा है काम करें, और उन्होंने कहा है कि सब फ़िरके भी वहाँ पर जो है उनको सिक्योरिटी देंगे, हर आदमी अपने अकीदे के मुताबिक इबादत भी करे और सब कुछ करे। ये तो कोई बदले हुए आ गए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन वो हाथी वाला काम ना हो कि दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और हो। ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि जो जिस आवाज या जिस नजरिए के तहत या जिस सोच के तहत वो आए हैं, वो उनके सोच में तो ये चीज नहीं है जो वो कह रहे। लेकिन अब बदली तो इसलिए है कि अंदर एयरपोर्ट पे कल सूरत हाल थी, जो लोगों का जो सूरत हाल था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग फिर क्यों इतना खौफजदा है, लोग क्यों इतने डर रहे हैं। और जिन लोगों को मारा, जिसमें जर्नलिस्ट भी है, जिसमें वो गुलकार भी है, जिसमें ड्रामा नवीस वगैरह भी है, उनको मारा, तो क्या वो कोई और मजहब वाले लोग थे? और सबसे बड़ी बात है कि ये तब्दीली देखो कि एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकन फौज और पहरा कौन दे रहा है? तालिबान। तो ये तो अमेरिका के साथ तो इनकी लड़ाई थी। और ये जो जिनको मारा, ये जो 3-4 हजार या 5,000 लोग जो इस वक्त शहीद हो गए, इनसे पूछे कि ये कौन थे? ये अमेरिकन थे। लेकिन जिनको मार, अच्छा जाहिद खान साहब, ये बताएं कि अमेरिका ने यहाँ को 20 साल ला के वहाँ की उनकी फ़ौज ट्रेन की, उनको जदीद असला दिया, जहाज़ दिए, लेकिन वो तो तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुए। ऐसे लगा कि जैसे उनके पास ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई गोली चली, ना उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत हुई। वो सारी फ़ौज और सारी ट्रेनिंग, वो तो लगता है ऐसे ही था कोई। देखिए जी, एक्चुअल तो अमेरिकन उसकी बेस तक तो गए नहीं थे कि ये है क्या चीज ना। अमेरिका ने ये सोचा था, अमेरिका ये करना चाहते थे। अमेरिका अगर ये करना चाहते होते तो जिस मुल्क में वो गए, अगर जापान में वो गए थे तो जापान की क्या सूरत हाल बनाता, जर्मनी में वो गए थे तो जर्मनी का क्या सूरत हाल बनाता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो वक्त पास करने के लिए थे। और इसके बेस को इसलिए खत्म नहीं करना था कि उनके जो बड़े दुश्मन दो रहते हैं, एक चाइना है और एक रूस है, जो आइंदा के लिए उनके मुकाबले में वही लोग उठ सकते हैं। बल्कि चाइना तो अभी उठी है। और अभी जो गेम खेला गया, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका भाग गया? ये तो इनका कहना है। अगर अमेरिका भागता तो फिर ये तालिबान उसकी चौकीदारी क्यों करते? फिर उसके जो इस वक्त अभी फेरा उसके ऊपर दे रहे, फिर वो क्यों करते? लेकिन इसलिए कि अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करना था, क्योंकि ये दो जो 20 साल थे, ये 20 साल में चाइना और रूस को सुकून मिला। क्योंकि जहां से जब ये खत्म हुए तो जंग तो अमेरिका लड़ रही थी, या उनके इत्तेहादी लड़ रहे थे, या लड़ रहे थे, या वैसे बैठे हुए थे, लेकिन एक था
अभी इस वक्त जो उनने सोचा कि भाई हमारी वजह से कि हम इधर अपने आप को फंसाए रखा और चीन और रूस मजे करते रहे, लिहाजा इसको खुला छुट्टी दे दो। ऐसे हो सकता था कि जिस तरीके से आप सही कह रहे हो, उसको ट्रेनिंग वाले कौन थे? अमेरिकन थे ना। जो अमेरिकन के ट्रेनिंग वाले थे तो अमेरिकन ने कहा होगा ना उनको। जाहिद साहब ये बताएं, अब आपकी बात दुरुस्त कि इस वक्त अमेरिकन जो हैं वो अपने मकासद के लिए यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो अमेरिकन के इत्तेहादी हैं उनको तो बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी हजीमत हुई है। और आप समझते हैं कि अमेरिका इस किस्म का कदम अगर दोबारा उठाएगा तो दुनिया में वो लोग जो उनके इत्तेहादी थे वो दोबारा साथ देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कि अमेरिकन की इत्तेहादी कौन है? यूरोप है ना। तो यूरोप तो सर्वाइव बगैर अमेरिका की कर ही नहीं सकते, और तो उनके कौन से इत्तेहादी है? अगर आप अशरफ गनी को कहते हैं या आप उसको जो अभी अशरफ गनी साहब थे या इससे पहले थे, तो वो देखे ना, वो तो एक तो तारीख अफगानिस्तान का अगर कोई देख ले तो बादशाहत के बाद कोई भी आया तो एक आया और दूसरे को मारा है। ये सिर्फ ये जो 8-10 साल या 15 साल थे, ये सिर्फ इलेक्शन हुआ है, सही हुआ या गलत हुआ उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन अवाम की राय इसमें शामिल हो गई थी। इससे न पहले अवाम की राय थी न इसके बाद अब इस अवाम की। जाहिद खान साहब, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मुल्ला फकीर जो बाजोड़ का था, टीटीपी का सरबराह था, उसको अगर अफगान जेल से रिहा हो गया तो वो कहाँ कार्रवाई करेगा? वो कहाँ सर्वाइवल करेगा? वो कहाँ जाएगा? ये तो हम तो हमेशा के लिए गलत पॉलिसियां बनाते हैं, फिर करते हैं, फिर हम रोते हैं। मैशे पाकिस्तान में हमने क्या किया था? हमने ये अफगानिस्तान में जो हक ने उस वार को जो करना दिया था, उसका नतीजा क्या निकला? उसमें तबाही और बर्बादी हमारी हुई क्यों नहीं हुई? फिर परवेज मुशर्रफ ने जो किया उसकी तबाही और बर्बादी हमारी हुई कि नहीं? आज तक हो रही है कि नहीं हो रही है? आज जो कल हमारे एक पूरा एक खानदान हमारे कराची में जिसमें बम रख के शहीद किए गए, क्या ये कोई हिंदुस्तानी आए थे? ये क्या कोई और आया था? तो ये यही लोग हैं। अगर आप जिनको ट्रेन करके कहीं भेजोगे तो जनाब जब वहां हालात खत्म होगी, नॉर्मल होगी, फिर आपके तरफ आएगा। हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी और ये हम कहते रहे, लेकिन वो तो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि गुलामी की ज़ंजीरें बनेगा। लेकिन ये जाहिद खान साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि काबुल में अफगानियों ने तो जो गुलामी की जंजीरें थी वो तोड़ दी थी। और इसी के साथ ज़मीन ये बताएं कि हमें क्या इक़दाम अब करने चाहिए सूरत हाल में? मुझे तो ये तो वज़ीर आज़म ये बता दे कि अगर वो जो अशरफ गनी था, अगर वो इन्हें अवाम के वोट से नहीं आया था तो इलेक्शन कैसे हुआ था? अगर वो अवाम के वोट से नहीं आया तो ये इमरान खान कौन से वोट से आया हुआ है? ये भी तो सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड था, ये भी सिलेक्टेड है। तो क्या अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो क्या इमरान खान उसको वेलकम करेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाजें निकल रही है। उस आवाजों के जरिए कि चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे सोशल वर्कर हो, उनके ऊपर भी मुकदमात तो बन रहे हैं ना गद्दारी का। वो क्यों बन रहे? क्या हो जाए? क्या बात की? वही आजादी की बात करते हैं ना। तो उस आजादी को तो आप गद्दारी समझते हो। और उस टोपक वाले को जिसने वो किया, आपने कहा कि जंजीरें तोड़ दिए कि नहीं, बंदूक के जरिए खून खराबा कर दिया। तो जब ये हमारी पॉलिसीज हो, ये हमारे हुक्मरान हो, तो फिर आपके क्या ख्याल है कि हमें उसमें गुलदस्ते? वली खान बाबा अल्लाह बख्श उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को पत्थर मारेंगे तो आपको गुलदस्ते नहीं भेजेंगे, वो भी आपको पत्थर ही मारेगा। ये तो छोड़ दे कि जी तालिबान, यही तालिबान थे ना 1996 में बिठाए थे ना नसरुल्लाह बाबर अल्लाह बख्श, जनरल साहब जो लेके गए थे, और फिर उससे पहले वो जो जिहादी बिठाए हुए थे, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जाहिद खान साहब, अब हमें हुकूमत क्या इकदाम करे ताकि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे रहें और माहौल पुरअमन रहे? देखिए जी, हुकूमत के अभी इकदाम से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अब अल्लाह के आसरे पे है, अल्लाह हमारी मदद करे। इसके अलावा हमारे हुक्मरानों को तो उस वक्त करना चाहिए था जिस वक्त ये बंदूक उठा के जा रहे थे। अभी आपका क्या ख्याल है जो वहां पे लोग मरे, जो जहाजों में आपने देखा लोग लटक रहे हैं, जहाजों के पायु में बैठे हो, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। आप ये बाहर की दुनिया के चैनल्स को देखो, पाकिस्तान वाले छोड़ लो कि वहां जहाज के आगे लोग दौड़ते जा रही है रनवे पे,
तो ये सूरत हाल अगर वहां पे है, जो वो लोगों के साथ ये हो रहा है, वो तो पाकिस्तान को समझ रहे। अच्छा जाहिद साहब, जैसा आपने खुद भी फरमाया एक बात कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, फिर वहाँ पे जो लोग जेलों से आज़ाद हो रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मन भी हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ भी की हैं। इस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट को या शाह महमूद कुरैशी साहब को जब मामला सेटल होते हैं, अफगान हुकूमत जो आने वाली हुकूमत है उससे बात करनी चाहिए? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता कि आने वाली हुकूमत कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये तो जब होगा तो तभी बात है, ये तो इनको पता होगा ना, इनकी तो बात मीटिंग तो हो हुई। ये आप मुझे बता दें कि ये कहते कि हमारा उस पर बस नहीं चलता था, तो उसकी फैमिली तो इधर बैठे है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर पे कहता है कि वहां से डेड बॉडी आते हैं, तो वो कहते हैं इनकी फैमिलीज इधर रहते हैं। तो जिनकी इधर फैमिलीज रहते थे और जिनकी इधर बात थी, तो ये तो उस वक्त बात करनी चाहिए था कि ये कहते कि हमने बहुत बड़ा काम किया, कि हमने क्या अमेरिका को हमने और तालिबान को हमने टेबल पे बिठा दिया। लेकिन एक आंसर जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, चला हुकूमत वो इलेक्टेड नहीं था, लेकिन हुकूमत तो थी ना, उनके अवाम तो बिठाते। अभी वो मिन्नतें लोगों को करे कि न जाए, क्योंकि वो हुक्मरानी चलाना तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना। लेकिन लोग नहीं टेक रहे, लोग निकल रहे कि जहाज के जरिए निकल रहे, कोई अभी रास्तों में निकलेंगे। ये वक्त बहुत, इस वक्त अफगानिस्तान बहुत इंतशार है वहां पे, वहां बहुत लोग खौफजदा है। वो लोग जो 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 सोच रखने वाले लोग हैं, ये जो तालिबान है इसको तो छोड़ दो, इनका तो क्या काम है। ये तो आप देखें ना कि वो जो महलों में जाके वो क्या क्या करते रहते हैं। हम समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान उनको कह दे कि भाई उनके साथ बैठ जाए, जो उधर बैठा है, अब्दुल्ला बैठा है, या जो दो और तीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे वहां पर मौजूद हैं और अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। हामिद करज़ई खुद कह रहे हैं कि मैं मौजूद हूं वहां पर, लेकिन जाहिर है, लेकिन सर कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान के जो अगेंस्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे हामिद करज़ई हैं या दीगर एलिमेंट्स, अशरफ गनी खुद भाग गए, वो तो पैसों का बैग लेके निकल गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें तो आवाम से कोई सरोकार ही नहीं था। यार देखे ना, ये तो हम लोग कहते हैं ना, अभी अगर उसको सुनेंगे तो शायद वो और कहेंगे। लेकिन सही है, बैनुल-अक़वामी मीडिया एक बड़ी नामवर रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया ना, वो तो बात गया ना। तो जो बैठे उनसे बात करे, अगर उसको भी आप दुश्मन समझते हैं, हर एक बंदे को अगर आप दुश्मन समझते हैं, तो फिर मुझे बता दे क्या बनेगा। यार उनसे बात करे ना, उनके घर के लिए तालिबान उनके साथ बिठा दे कि जो बच्चा कुचा उधर क्यादत है, वो क्यादत लोगों के में तो थोड़ा बहुत तो उसके सह तो है ना। अगर आप उसको पहले से कहते ये हमारे दुश्मन है, तो फिर आप किससे बात करोगे? यही तालिब से करोगे। जाहिद खान साहब, हुकूमत ने जब कश्मीर का 5 अगस्त के इकदाम हुए थे, उस पर भी कोई मेरे ख्याल में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी नहीं बुलाया। तो क्या ये पॉलिसी ठीक है हुकूमत की कि अभी तक वो पार्लियामेंट को कुछ नहीं बताया गया लोगों को कि क्या पॉलिसी होगी? यार तरीन साहब, आप जो सादा आदमी है, वरना इस हुकूमत ने तो इस पार्लियामेंट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो इस चीज पे बिलीव नहीं करते, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो कहते कि जी उन्हें जंजीरें तोड़ दिए। जब एक आपका प्राइम मिनिस्टर का ये सोचो कि अफगानिस्तान में बंदूक के जरिए पता हो गया, तो कहते जंजीरें तोड़ दिए, तो यहाँ पार्लियामेंट को क्या समझेगा? इस पार्लियामेंट का क्या असर किया? यहाँ पे जो अवाम के राय का कौन सा एहतराम किया गया, कौन सा एहतराम हो रहा है? ये आपने सही कहा, 5 अगस्त में जो कुछ हुआ वो तो पहले दे चुके थे अमेरिका को। तो ये सारे सिर्फ जबानी जमाखत के हैं, और ये इसको तालिबान खान कहा जाता था, याद होगा आपको। इसलिए कि इसने कहा था कि टीटीपी को अभी तो वक्त है कि ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे, और टीटीपी को जो ये कहता था, वह दावत देता था कि इनको पेशावर में खतर को कहते ऑफिस खोलने दे। अब इनको चाहिए कि टीटीपी से मुज़ाकरात करे और अभी अपने आप को सिक्योर करे और अपने मुल्क को बचाए। अगर ये वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ये लोगों को, ये पार्लियामेंट के क्या औकात है, एंड कैमरा ब्रीफिंग में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या सवाल होते हैं, क्या क्या इख्तियार किसके पास है? इस वक्त आप समझिए कि इख्तियार किसी के पास है? इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट तो बेख्तियार पार्लियामेंट है, उसके हमने सामने बोल लो न बोलो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकज़ी तर्जुमान है ANP के। और सर, खैबर पख्तूनख्वा ANP बड़ा रोल रहा है 90 की दहाई से। अगर देखें अब तक जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत बनती है, खैबर पख्तूनख्वा बड़ी मरकज़ी हैसियत रखता है। हमारा सूबा एक लैंग्वेज वाला मामला है, फिर हमारे पख्तून भाई हैं वहाँ पर। और एक चीज़ सर जिसका आपने ख़ुद भी जिक्र किया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको एलेबरेट किया, गवर्नमेंट इस वक्त जो कुछ भी रोल प्ले करे, आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट का रोल
गवर्नमेंट के एक सेपरेट रोल से ज़्यादा बेहतर होता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो इस पर मुतालबा भी कर रहे हैं। डिफेंस कमेटी में भी ये मुतालबा किया गया है, जो सेनेट की जो डिफेंस कमेटी है उसमें भी ये मुतालबा किया गया है, करारदाद मंजूर की गई है। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, उससे पहले शहरी रहमान भी कह चुकी हैं कि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास होना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक पॉलिसी बयान दे, उनको बताए, इन कैमरा कर लें। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती, मीडिया पे नहीं लाई जा सकती, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, आप एक इन कैमरा उनको ब्रीफिंग दें। उसमें मैं समझता हूँ कि आप जो हमारी मिलिट्री की लीडरशिप है उनको भी बुला लें, वो भी मतलब बताएं। पहले भी वो ब्रीफिंग दे के गए हैं, अब भी वहाँ ब्रीफिंग दें, वहाँ मतलब सवाल जवाब हों, पूछा जाए, ताकि पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको आप एतमाद में लेंगे तो वो जाके आगे अपने अपने हलकों में अवाम को एतमाद में लेंगे, ताकि अवाम को ये पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स है कि बजाय हुकूमत कश्मीर के इशू पर भी पार्लियामेंट को उस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, बाद में प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। इसी तरह अब जो अफगानिस्तान का मामला है इस पर भी नहीं हुई। हालांकि हमारे वजीर खारजा साहब जो हैं वो मुल्तान चले जाते हैं वीकेंड पे, हमारे मुल्तानी मखदूम हैं और वहाँ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग देते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर भी बात करके देखेंगे कि रशिया और चाइना के किरदार पर जो अफगानिस्तान में है, अमरीका को बहुत ज़्यादा मामलात हैं और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके महरिकात क्या हैं, आने वाले दिनों में ये तब्दीली किस तरफ लेकर जाएगी। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं।